नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कभी कभी आत्मा बहुत दुखी होती है। कुछ घटनाएं समाज में ऐसी होती हैं उसके कारण। अभी हाल ही में एक ऐसा प्रकरण आया जिसने परिवार को तो झकझोरा ही। जिसके साथ घटना हुई उसका भविष्य क्या होगा, और जो प्रबुद्ध वर्ग जिसको अधिवक्ता कहते हैं उसने क्यों इस तरह से अपने दायित्वों का उत्तम निर्वहन नहीं किया, यह स्वयं में एक कष्ट का विषय है। एक दिव्यांगजन का प्रकरण है। कतिपय कारणों से मैं नाम और स्थान दोनों का नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ, उनकी गरिमा के दृष्टिगत और उनके सम्मान के दृष्टिगत। पीड़िता एक दिव्यांग है जिसको हम लोग हिंदी में बुद्धि बाधित कहते हैं, और वह कन्या मेंटली रिटार्डेड जिसको नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत बोलते हैं उस कैटेगरी में आती है। यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो 21 श्रेणी, तीन मुख्य श्रेणियों में से बताई गई है उनमें से है ये, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वो है। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, और दूर का एक व्यक्ति उसके घर पे आता है। वो बच्ची अकेली होती है और पहला फुसला कर वो लेकर चला जाता है। माँ बाप को इसका पता नहीं लग पाता, भनक नहीं लग पाती है। वो जब वो घर पे पहुंचते हैं, कतिपय कारणों से घर पे नहीं थे उस समय, तो देखा उनकी बच्ची नहीं है। काफ़ी ढूंढा, लोगों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने संबंधित थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद तब भी लोग अपना ढूंढते रहे उसको, लेकिन नहीं मिल पाई। समय निकल गया। इसके बाद एक दिन पुलिस के यहाँ से फ़ोन आता है कि साहब आप वहाँ प्रकट होइए, हाजिर होइए, आपके बयान लिए जाएंगे, आपकी बेटी मिल गई है। वह माँ बाप और परिवार के लोग हमारी खुशी के जाते हैं, परंतु वहाँ की स्थिति कुछ विचित्र होती है। वहाँ पर एक हाई कोर्ट का आदेश आता है कि याची ने इस बच्ची के साथ विवाह कर लिया है, बालिग है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। हमारे पास ही फ़ोन आया, हमने भी संपर्क किया वहाँ के जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं, और साथ ही जो समुचित अधिकारी हैं, वार्ता भी हुई। और हमने वहाँ पे ये बताया कि वह बच्ची बौद्धिक दिव्यांगता से है, अर्थात मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो बना हुआ है। लेकिन डिसेबल्ड कमिश्नर भी ज़्यादा कुछ संभवतः इसलिए नहीं कर पाए चूँकि उनका जो विधिक बैकग्राउंड है, यानी लीगल बैकग्राउंड है, वो शायद कमज़ोर रहा हो, या जो भी स्थिति रही हो, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दर्द ये ज़रूर है, मुझे एक कसक ज़रूर है कि आखिर सरकार दिव्यांगजन आयुक्त जब नियुक्त करती है तो क्यों नहीं लीगल एक्सपर्ट्स को, या जो लीगल बैकग्राउंड के जाने माने लोग हों, उनको यह दायित्व तो सौंपा जाए, ताकि दिव्यांगों के लिए जो की पोस्ट है एक्ट का अनुपालन हो सके। खैर, अब माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला जब गया था प्रोटेक्शन के लिए, तो आप जानते हैं कि जब हम लोग एफिडेविट देते हैं या कोई भी अधिवक्ता किसी याची की ओर से एफिडेविट बनवाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि वी आर वेल वर्स विद द फैक्ट्स एंड बीइंग फुल्ली कन्वर्जेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस एफिडेविट एंड फिट स्टेट ऑफ माइंड, ये कहा जाता है। पता नहीं उस एफिडेविट में था कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है। और उस पिटीशन में अगर यह बात आई होती कि यह बच्ची जो है बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, तो संभवतः, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इस तरह से तो नहीं ही होते कि बिना अभिभावक की सहमति के ऐसा कुछ सोचते। आर्य समाज का भी रोल इसमें बहुत बुरा है।
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी कई बार इसमें इंटरवेंशन किया, कुछ के खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप कराई है। और कुछ मामलों में तो जो स्थिति बनी है अभी भी चल रहा है। इसके पीछे कौन सा खेल चलता है, क्या करते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कसक है। और इस तरह से अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं आर्य समाज के तहत जो हो रहे विवाह हैं वो समाज को कहीं न कहीं भंग कर रहे हैं, दिव्यांगों के प्रति तो विशेष रूप से, बाकी और की बात में नहीं जानता। अब जब यह तथ्य संज्ञान में आ गया और जब माननीय उच्चतम न्यायालय साफ साफ बोलता है और जजमेंट्स भी कई दिए हैं प्रीवी काउंसिल से लेकर आज तक, इफ एनी ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट it amounts to fraud, and the order obtained by playing fraud is valid when issue। जब ये तथ्य संज्ञान में आ गया और जब ये पुलिस को वहां से माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो कम से कम पुलिस को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए था कि आपने जो आदेश पारित किया सर, इसमें ये परिस्थितियां, इनका कोई अभिभावक नियुक्त नहीं है, इनके डिफेक्टो गार्जियन जो इनके माँ बाप हैं वही हैं, और बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्ची है ये, गार्जियन की कंसेंट आवश्यक होती है। और जो पिटीशन आई है उसमें भी इस फैक्ट का उल्लेख नहीं है, ऑर्डर में भी इस फैक्ट का उल्लेख नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन सीख किया जा सकता था। और मुझे लगता है अगर ये माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के संज्ञान में आता तो संभवतः वो अपना ऑर्डर रिकॉल कर लेते, वो ऑर्डर फिर मॉडिफाइड ऑर्डर पास करते वो। लेकिन ये जो परंपरा स्थापित हो रही है ये समाज के कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, और जिनसे यह अपेक्षा होती है कि समाज में सबको समानता का अधिकार मिलेगा और उनके अधिकारों के, उनके हितों के संरक्षण किए जाएंगे। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 अस्तित्व में आने के बावजूद भी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अस्तित्व में आ जाने के बाद भी, गार्जियनशिप अपॉइंटमेंट की जब एक अलग से विधा है, किसी भी मामले में जब इस ढंग से बातें आती हैं तो कम से कम इस तथ्य को देखना चाहिए था। ठीक है, परिवार टूट गया, वो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी है, उस दिन जब मेरी फोन पर बात हो रही थी मैं उसको समझ सकता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार इसी बात को मैं दोहराता हूं कि जब तक तंत्र में, सिस्टम में दिव्यांग जनों के जो मूर्धन्य विद्वान हैं या ऐसे लोग हैं तब तक प्रतिनिधि के रूप में नहीं रहेंगे, तब तक दिव्यांग जनों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। ये जो कानूनी किताबें हैं ये सिर्फ किताबों में ही रखी रह जाएंगी। इसके पीछे हम समाज को दोषी नहीं कह सकते, हम अपने दिव्यांगजनों को ही दोषी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते हैं, जिसका कारण यह हो रहा है कोई मारा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है और प्रशासन मौन होकर देखता रहता है, कार्यवाही के नाम पर 0 सन्नाटा रहता है। कई मामलों में देखा है, चाहे साउथ का मामला रहा हो जहां पर कोविड में उस कन्या के बाल नोचे गए थे, चाहे राजस्थान का मामला रहा हो जिसके बच्चे के साथ एक गंभीर घटना हुई थी, धरना प्रदर्शन किया था सक्षम के लोगों ने, और चाहे अयोध्या का मामला रहा हो जहां पर आज भी उस दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध जो मारपीट हुई प्राथमिकी अंकित नहीं हो पाई है। इसे क्या माना जाए? न्यायालय में मामला लंबित है, उसके बावजूद अद्यतन डेट पे डेट सिर्फ इस पॉइंट पे चल रहा है स्पेशल कोर्ट को जुडिक्शन है या हमको जुडिक्शन है। अरे भाई, स्पेशल कोर्ट है, उसको आप दे दीजिए, वो अपना काम करेगी। फिर मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से भी और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी से भी, और माननीय न्यायमूर्तियों से भी, और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से भी, कृपया इस तथ्य को अगर स्वतः संज्ञान में ले लेंगे तो उत्तम हो जाएगा। यह सिर्फ एक मिसाल बता रहा हूं, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसकी गरिमा का सवाल है, उस महिला जो दिव्यांग है उसके सम्मान की बात है। जब किसी की बेटी के साथ इस तरह से अपराध होता है तो वह व्यक्ति आज के समाज में भी जो मध्यम वर्ग का जीवन है वो नरकीय हो जाता है। कुछ लोग तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, कुछ के तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने जीवन का अंत करने के लिए भी सोच लेते हैं। फिर निवेदन करूंगा, समाज को चिंतन की जरूरत है, समाज को जागरूक होने की जरूरत है। माना कि आजकल फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है,
माना कि अधिकार की स्वतंत्रता की बात जो लोग करते हैं वो लोग भी अपने में सही हो सकते हैं, लेकिन जहां पर बात एक दिव्यांगता की आती है, जबकि दिव्यांग व्यक्ति खासतौर से जो बुद्धिबाधित हैं उनके लिए भी बिना अभिभावक की सहमति के विधिक कार्य नहीं हो सकते। हिंदू मैरिज एक्ट में भी यह प्रावधान है, ऐसे विवाह शून्य होते हैं। और आर्य समाज का जो एक्ट है वो तभी लागू होता है जब विवाह के दोनों पक्ष आर्य समाजी हो, आर्य समाज के का अनुपालन करने वाले हो। उनमें से कोई भी अगर सनातन का पालन करने वाला है तो आर्य समाज का वो नियम लागू नहीं होता है। यद्यपि आर्य समाज हिंदू धर्म की एक शाखा है। इसलिए हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि अगर स्वतः संज्ञान हो जाए तो उत्तम है। बाकी जो लिखा पढ़ी हम लोगों को करनी है वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हो सकते हैं, क्षुब्ध पक्षकार हम नहीं हैं। क्षुब्ध पक्षकार तो उसके माँ बाप हैं या वो जो बच्ची है जो बुद्धिबाधित है। जो बुद्धिबाधित है उसके अगर सोचने समझने की क्षमता ही होती तो आखिर वो बुद्धिबाधित ही क्यों कही जाती, क्यों गार्जियन की बात उसके लिए आती। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी गार्जियन अपॉइंट करने की बात क्यों करता। इसलिए निवेदन है आप सभी से भी हाथ जोड़कर और सभी से कृपया जागरूक होइए। समाज में आपके आसपास भी से दरिंदे घूम रहे होंगे तो दिव्यांग बच्चियों को भी अपने चंगुल में फंसाने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, दंडित कराइए। और सरकार तो फैसिलिटेटर है, कितना करती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन उसी सिस्टम के सहारे ही सब कुछ किया जा सकता है। हम भी विधि के क्षेत्र में ही, विधि के फ्रेम में रहते हुए, लीगल फ्रेम में रहते हुए ही कुछ कर सकते हैं। विनती है आप लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, पहचान करिए और समाज में एक जो समानता का भाव है, समरसता का भाव है, हितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आप भी आगे आइए, क्योंकि अकेले दिव्यांग ही काफ़ी नहीं है इस समाज को निर्माण करने के लिए। इसलिए निवेदन है कृपया सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, समाज को भी जागरूक करिए। और आपके आसपास जितने ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी चिन्हित करिए और उसके आधार पर लीगल फ्रेम में कार्यवाही भी करनी चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है, अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।